सुप्रभात बच्चों। हम टोपी पाठ पढ़ रहे थे। चलिए हम इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। तू समझती नहीं, गवरा हंसकर बोला। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही। यानी जो सकत मीन्स ताकत, सहने की ताकत कह सकते हैं। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। यानी कि जो अमीर वर्ग है वो अच्छे कपड़े पहनेगा, जो गरीब है वो फटे फूटे कपड़े पहनेगा। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इससे जो व्यक्ति है उसके पहनावे से उसके पास उसकी संपत्ति का अंदाज़ा लग जाता है, उसकी हैसियत का अंदाज़ा भी लग जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, यह निरा पोंगापन है। यानी कि एक तरह से बहुत ही ढोंग है, कहने का अर्थ है। गवरा बोला, आदमी तो लिबास से फ़कत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले। यानी अब वो बताता है कि किस तरह से जो मनुष्य है वो अपने आप को पूरी तरह कपड़ों से ढक लेता है और उससे क्या नुकसान होते हैं इस विषय में भी गवरा बताता है। उसके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से? गवरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है। एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। टाट यानी कुर्सी पलट जाती है या फिर कह सकते हैं सत्ता पलट जाती है। ज़रा सी चूक हुई कि नहीं, टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे, इसी फिराक में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान, तो तू इस चक्कर में मत पड़। गवरा था तनिक समझदार, इसलिए शक की, जबकि गवैया थी ज़िद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया तो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहाँ चाह वहीं राह। यानी जो गवरा थी वो थोड़ी सी ज़िद्दी और धुन की पक्की यानी मेहनती थी, और जो गवरा था वो समझदार था। तो इसलिए ऐसा माना गया है कि व्यक्ति जो चाहता है वही उसे मिलता है। तो क्योंकि वो उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। मामूल के मुताबिक अगले दिनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया। गवैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे? गवरे ने चिढ़ाकर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवैया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ताउम्र यह रटता रहा। बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अता पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवैया रुई की फाह लिए एक धुनिया यानी जो रुई को धुनता है उनके पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली, धुनिया भैया इस रुई के फाह को धुन दो। यानी जो गवैया थी
जो चिड़िया गौरैया थी उसे एक रुई का फाहा यानी रुई का छोटा सा टुकड़ा मिला और वो बड़ी खुश हो जाती है। तो गवरा उसे ये समझाता है कि तुम्हारी तरह ही एक और जीव था, वो भी उसको भी चाबुक मिला था और वो अन्य 3 चीज़ों की खोज में पूरी उम्र लगा रहा, लेकिन उसे प्राप्त नहीं हुआ। तुम भी इस जिद को छोड़ दो टोपी बनाने की। लेकिन जो गौरैया थी वो धुन की पक्की थी। उसने ठान लिया था कि अब वो कह सकते हैं उस ऊन से टोपी बनवा कर रहेगी। और अब दुनिया क्या कहता है, जो ऊन को जैसे कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं कि किस तरह से वो रुई को काट रहा है, उसको पीट कर उससे सुंदर सुंदर रजाई बना रहा है। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिजरई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं अभी मुझे राजा के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है तो चाम का दाम चलाता है, यानी कि बहुत ही कंजूस और निर्दयी है। ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। उज्र न करो भाई, यानी जिद न करो। गवैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, यानी मैं तुम्हें पूरा कह सकते हैं इसकी कीमत दूंगी। इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूँगी। धुनियों को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी न मिली थी। 16 आने में 8 आने मजदूरी तो इसके लिए सपना ही था। वह झट तैयार हो गया। घर चो उसकी ताती बज उठी। ताती जिससे ऊन काता जाता है या धुना जाता है, उसने बड़े मन से रुई धुनी। लो इसे। उसमें से आधा धुनिये ने ले लिया और आधा गवैया ने। इसमें उत्साहित गवरा गवैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया, इस धुनी हुई रुई से सूत काट दो। यानी जो सूत काटता है उसे कोरी कहते हैं। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर धजी धजी हो चुकी एक धुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो या नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं मुफ्त में मल्हार गाने की, यानी कि मुझे मुफ्त में काम करने की आदत नहीं है। ऐसा वो सूत काटने वाला व्यक्ति कहता है। भैया, इस मुकुल में सब काम क्या राजा जी के लिए होता है? मुलुक में सब काम क्या राजा जी के लिए होता है? गवैया अचरज से बोला, तू किस मुलुक से आई है? कोरी ने उसे भर आँख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बरधा बैठा खाए तुरंग। यानी कि जो उस देश का जो नियम था वो ये था कि जो मजदूर हैं वो काम कर कर के खटेंगे, मरेंगे, और जो राजा है वो आराम से खाएगा। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए ही होता है। राजा जी के लଗୁए भगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। लଗୁए भगुए यानी चमचा, जो चमचे होते हैं जो राजा के आगे पीछे उनकी जी हजूरी करते हैं, वो भी अपना कार्य मुफ्त में करवाते हैं। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। अब फिर गवैया कहती है कि हम तुम्हें इसका मुआवजा देंगे, यानी इसके एवज में कुछ न कुछ देंगे, इसलिए तुम इस कार्य को कर दो। गवैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूँगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजदूरी पर काम न करना मूर्खता होती। तन करके उसकी तलकी
चरखी तात थैया करने लगी। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत कात दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अकबक होकर देखने लगा, मतलब अचरज से देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से, देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कालिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो बचाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। यानी साव करे भाव तो जवाब करे चाकर। तो कहीं ना कहीं अब वो ये देख रहा था, क्योंकि उसे अब तक कोई मजदूरी राजा ने कभी नहीं दी और वो मुफ्त में ही राजा का कार्य करता था। तो कहीं ना कहीं उसे ये लग रहा था कि जो चाकर है वो मजबूरी में वो काम करते हैं, तो इसलिए उसको लगा शायद जो गवरैया है वो भी उसे मुफ्त में काम करवाएगी। चलिए बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे।